सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लीगल एडवाइजर राहुल यादव जी हैं और कमीशन के ही इन्वेस्टिगेटर के नाते रिया जी हमारे साथ बैठी हैं, रिया राठी। हम लगातार पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और हमारा सुनवाई और कोर्ट समय समय पर लगते रहते हैं। यह आयोग का मुख्य कार्य है। जैसे भी कोई पीड़ित हो, सर्विस से संबंधित मामले हो, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हो या कोई और अन्य मामले हो जिन पर हम सुनवाई करते हैं और समाज के लिए जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करते हैं। इसी निमित्त हम 3 दिन से आयोग का सुनवाई झारखंड से संबंधित लगभग 10 जिला को चिन्हित करके 66 केस लगाए थे। उनमें लोहरदगा, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार टोटल मिलाकर के 100 में से 66 केस, बाकी केस सक्सेसफुल हो गए थे। और जिस तरह से मामले आए हैं तो कई ऐसे मामले हैं जो सर्विस मैटर थे, जैसे सीसीएल से है, एनटीपीसी के थे, कोल इंडिया के थे, रेल के थे, पशुपालन विभाग के थे, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग और विद्युत विभाग। ऐसे जो सर्विस मैटर थे उनका भी हमने सुनवाई किया है। ऐसे 4-5 माने लगभग 10 मामले सर्विस मैटर के थे। बाकी जो एट्रोसिटी से संबंधित मामले थे, एट्रोसिटी के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो कई ऐसे बात है, जैसे सर्विस मैटर में बुधनी देवी जो झारखंड कल्याण विभाग में पेंशन से संबंधित थे और उनका पीएफ का मामला था, उनका पीएफ बकाया था। कमीशन का नोटिस जाने के बाद में उनका जो पेंशन है वो भी मिलना शुरू कर गया और पीएफ का राशि भी उन्हें दे दिया गया है। उसी तरह से एक मामला आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अरुण रोशन कच्छप ने आदिवासी न्याय संग्राम समिति के माध्यम से एक अपनी जनजाति बहन के साथ में गलत हुआ था और उनका गर्भपात कराते के समय मृत्यु हो गई थी और उनके लिए जिस तरह से गिरफ्तारी चाहिए था तो आयोग का नोटिस जाने के बाद गिरफ्तारी भी हुआ और उनका जो मुआवजा है वो मुआवजा लगभग 4 लाख की राशि उन्हें प्राप्त हुई, जो आयोग को उन्होंने संज्ञान में दिए और कल का रिव्यू सुनवाई में विषय सामने आए हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे मत्स्य विभाग में भी एक अलका कच्छप करके थे, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के नाते होती है, लेकिन उनको बहुत साल नौकरी होने के बाद भी प्रमोशन नहीं दे रहे थे और ये संज्ञान आयोग के पास आई। आयोग का नोटिस जाना और सुनवाई करने से पहले पहले उनका प्रमोशन आ गया और इस समय वो जिला प्रसार पदाधिकारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से बनाया गया है। इसी तरह से कई ऐसे मामले छन करके आए हैं। अधिकतर मामला अगर झारखंड में देखेंगे तो जो अनुसूचित जनजाति समुदाय माने आदिवासी समाज के तमाम जमीन का सीएनटी एक्ट का वायलेंस सबके सामने दिखाई दिया है। यह बहुत ही निंदनीय है और आज भी हमने सुना है। आज अगर हम बात करते हैं कांके बुकरू की बात करेंगे तो वहाँ ऐसे लगभग एक ही प्रकार का केसेस थे, 6 केसेस थे। ये चमा गांव का है और चमा गांव में लगभग लगभग लोगों का जमीन को जबरदस्ती हस्तांतरित करने का प्रयास किया गया। ये मामला इनका जो हम कहते हैं ये पंजी 2 का जो पेपर है वो अभी इनके पास प्रवर्तक निदेशक के पास में है, ईडी के पास में है, लेकिन भी जबरदस्ती वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं बिना उनको उनको डरा धमका करके उनका जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इस विषय पर अभी हमने सुनवाई भी की है और लगभग 6 ऐसे केस थे, सबका जमीन कब्जा किया था। आयोग का आज सुनवाई होने के बाद में डीसी और सीनियर एसपी एसएसपी ने उनको बोले हैं कि एफआईआर करने के बाद में उनका तुरंत में वारंट और वारंट के साथ में एक कोर्ट में अपना चार्जशीट दाखिल करके आयोग को सबमिट करेंगे। तो ये विषय सामने आया है और उनका त्वरित कार्रवाई के लिए बोले हैं। और विशेष रूप से ऐसे जो एरिया है कांके एरिया में, जैसे बहुत सारे ऐसे जमीन से संबंधित मामले हैं जो जबरदस्ती ले जा रहे हैं और आज व्यक्तियों को रहने का एक मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो
हमने डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को भी आयोग की तरफ से एक लेटर जाएगा कि उनका सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगर एक छोटा पुलिस चौकी भी वहां बनाया जाए ताकि सुरक्षा प्रदान हो सके, ये आयोग ने मेंशन किया है, ताकि उन लोगों को सुरक्षा प्रदान मिल सके। हमने और कई मामले को देखा है, जैसे आजकल अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल से संबंधित मामले भी हैं, जिस तरह से बेटियों के साथ में, बच्चों के साथ में ऐसे मामले आते हैं जिनको अगर देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज सामने आ जाते हैं। आपने पिछले दिनों सरायकेला खरसावां की बात देखे होंगे कि और चाईबासा की बात सामने आई है कि एक बच्चे को थैले में पैक करके ले जा रहे हैं। आयोग ने उसको अखबार के माध्यम से जो सूचना मिली है तो सो मोटो लिया था और इस पर कार्रवाई तो उन्होंने जो बताए हैं चिकित्सा सचिव ने कि जिस तरह से उस बच्चे को लिया गया उस समय गाड़ियों का अभाव था। लेकिन हमने आयोग की तरफ से एक विषय गया कि आप उनको एक नोटिस निकालिए कि जितना उन्होंने कहा कि एनजीओ के साथ टाई अप करके कि गाड़ियों का अभाव ना हो, चाहे कोई भी लायंस क्लब हो, रोटरी क्लब हो या और अन्य एनजीओ जिनका अपना एम्बुलेंस चलता हो या स्ववाहक गाड़ियां मिलती है, इसके साथ में उनका एमओयू हो ताकि कोई भी हॉस्पिटल हो या पीएचसी सीएचसी हो उन तक से कुछ ऐसे व्यवस्था बन पाएंगे, अगले बार से ऐसा ना हो इसके लिए प्रयास करें। अगर सरकार के पास नहीं है लेकिन भी एक योजना बननी चाहिए कि प्रत्येक जगह सफिशिएंट एम्बुलेंस भी हो और उस एम्बुलेंस का ट्विन वर्क एक पंथ दो कार्य ऐसे कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 100 वाहन ही हो सके, बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन जो एम्बुलेंस है उससे भी उनको घर तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे प्लान करना चाहिए। जैसे हम लोग को भी बहुत दुख हुआ कि उस बच्चे को 60 किलोमीटर उनको गांव तक जाना था, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी वहां पर दो ही एम्बुलेंस थे, एक वहां से 200-250 किलोमीटर दूर थे और एक खराब थे। तो ये कहने की बात है, लेकिन अगर इनका समुचित व्यवस्था हो जाए तो दोबारा ऐसा मौका ना मिले। ऐसे कई मामले हैं। एक हम पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे। एक बहन की बात आई थी कि उनकी शादी हो गई, ऐसा पुलिस की तरफ से मामला आया कि उनकी शादी हो गई। जब वो आई यहाँ तो पता चला कि वो शादी ही नहीं हुई है। उनको शादी के नाम पर में पुलिस का मिलीभगत से उनको अपहरण टाइप का किया गया और लगभग 11 से 12 दिन उनको बाहर रखा गया और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और वो जब उनको अपहरण किया गया तो वो नाबालिग थी। अभी जब हमारे पास केसेस आए हैं तो पुनः उनको जो व्यक्ति उस केस के आईओ थे और उस समय उस थाना के प्रभारी थे उन पर एक्शन ले, उस पर आगे का इनको जो ये महिला है उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए उनका आगे को न्याय देने का बात हमने कहा है। तो ऐसे तमाम केसेस थे जिसको आज हम लोग ने आपके सामने रखे हैं। विशेषकर अगर रांची की बात करेंगे, रांची में जो हरमू हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर है, ये एकदम बहुत माने कि एक जागता हुआ मामला है और शहर के बीचों बीच है। तो जो पिटिशनर है उस पिटिशनर गाड़ी टाइटल है और जिसने वो घर बनाया है वो तिर्की है। अब दोनों कह रहे हैं कि हम एक रिश्तेदार हैं। अब एक रिश्तेदार होना एक अलग बात है, लेकिन खेत का हकदार होना अलग बात है। तो ये दोनों का मामला अलग है। विशेषकर यहाँ जो नगर निगम से और जिला प्रशासन से जो सामने विषय आया है, तो विशेष रूप से देखा जाए तो इनका वंशावली को सत्यापित करना हो तो कोई वार्ड काउंसलर या कोई मुखिया नहीं कर सकता है और कोई व्यक्ति खुद से वंशावली नहीं बना सकते क्योंकि उनकी ताकत नहीं है। वंशावली बनाने के लिए सर्कल अधिकारी जो सीईओ है ब्लॉक का वो आधारित है, तो उनसे सत्यापित करें और उनका एफिडेविट पर प्रमाण दे कि किस तरह से वो वंशावली बनाए हैं। एक बात। दूसरा, नगर निगम ने एक रिपोर्ट दिया है। पिछले बार जब हम सुनवाई किए थे तो हमने बोला था कि इनका जो नक्शा वायलेंस हुआ है, जो बिल्डिंग बायलॉज है उसका पालन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो अभी नगर निगम ने पूरा डिटेल्स बता दिए कि इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था तो वो है आवासीय का, आवासीय परिसर के लिए दिए हैं और G+2 का। तो इन्होंने नक्शा में भी विचलन किया है और इन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग बना लिया और हॉस्पिटल चल रहे हैं और ये G+3 है तो इस पर भी उनका रोक लगा है। तो अभी जो रोड का चौड़ाई है वो भी, यानी उन्होंने पूरी तरह से बताया कि नक्शा का विचलन भी हुआ है और बिल्डिंग बायलॉज का भी वायलेंस हुआ है। तो विशेषकर अभी हमने ये आज का जो सुनवाई हुआ है उसमें डीसी को बोला है कि आप वंशावली को वेरीफाई कराइए, तभी उसका जमीन का नेचर पता चलेगा। और जो जमीन का मेन मालिक है उनको पता ही नहीं है कि उनकी जगह पर हॉस्पिटल बन गया है। तब इसका कार्रवाई फिर और आगे से होगा। वंशावली ही निर्धारित करेगा वो किनका है और ये एफिडेविट के साथ सत्यापित कॉपी कमीशन को जमा करेगा।